हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है क्षेत्र का परिदृश्य। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जाति प्रथा है। अभी तक हमने देखा कि जो अंग्रेज है उनके जो विचार है जाति प्रथा के प्रति वो क्या है, वो उन्होंने दिखाया वहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा क्या होता है, कैसे वो बात कर रहे हैं, उसको क्या मॉडल बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा वो है वैसा बता रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने ब्राह्मणों के द्वारा जो उनकी जो एक दृष्टिकोण है जाति प्रथा को लेके उसको समझा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र, देखो भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, गांव है, शहर है। ठीक है, गांव के अलावा शहर भी है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि शहरों में भी देखना होगा कि भाई जो सिटीज़ है वहाँ पे क्या जो विचार है जो सेम है, क्या जाति प्रथा वहाँ पे भी उतनी ही प्रबल है जितनी कि गाँव में। तो ये देखना होगा यहाँ पे। और बाकी और क्षेत्र जहाँ पे जो दिए हुए हैं, छोटे मोटे जगह दी हुई हैं कुछ, जहाँ पे जाति प्रथा होती है या कम होती है, किस आधार पे होती है, वो देखना है हमें। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि भाई आधार मतलब जाति प्रथा जो होती है कुछ आधारों पे होती है, जैसे कि खान पान के आधार पे होती है। किसी किसी क्षेत्रों में खान पान की, भाई एक दूसरे से खान पान नहीं करेंगे, आपस में खाना नहीं खाएंगे एक दूसरे का हाथ का, है ना। इससे शुद्धता कम हो जाएगी, किसी बड़ी जात वाले की शुद्धता कम होती है अगर वो किसी निम्न जात वाले व्यक्ति के हाथों से खाना खा ले या पानी ले ले, उसके बर्तन में खा ले, तो उससे उसकी शुद्धता कम हो गई। क्या और क्षेत्रों में भी ऐसा होता है? मोस्टली में तो ये होता है कि भाई शुद्धता कम होती है खाना खाने से या पानी पीने से या उसके द्वारा कोई भी चीज़ सामान लेने से। लेकिन क्या शहरों में भी ऐसा होता है, या और जो हमारी कंट्री में और भी क्षेत्र हैं और भी गांव हैं छोटे बड़े, उनमें भी होता है? ये हमें यहाँ पे समझना है। तो मैंने आपको मेन क्रक्स जो था चैप्टर का वो अभी बता दिया है। बाकी हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे, देखेंगे कि कौन कौन क्षेत्र में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विभिन्न समाजों में जाति की स्थिति पर एक दृष्टि। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाति की जो कंडीशंस है उसको एक बता रहा है, हल्का सा कह रहा है, एग्जाम्पल्स देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत के ही समाजशास्त्री हैं श्रीनिवास। ठीक है, इनके बारे में आपको आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे आपको मिल जाएगा। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रधान जाति की अवधारणा के प्रस्ताव द्वारा जाति व्यवस्था के क्षेत्र आधारित अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा है। क्या है वो कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीची जाति या जनजाति अन्य समूह की उच्च जाति विशेषकर द्विज जाति की प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं, विचारधाराओं, जीवन शैली को ग्रहण करती है। कहने का मतलब इन्होंने एक शब्द बताया है, संस्कृतिकरण। ठीक है, तो संस्कृतिकरण बेसिकली एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? एक जाति से दूसरी जाति में जाने का। ठीक है, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति की छोटी जाति है, निम्न जाति है, उसको बहुत ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ता है, तो वो कह रहा है कि मैं बड़ी जाति के साथ जो है बन जाऊँ। कैसे करेगा वो ये सब? भाई उसके जैसे सोच विचार रखने शुरू कर देगा, उसके जैसे कपड़े पहनना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके जैसे दिखना शुरू कर देगा, रहन सहन और जो खान पान है वैसा हो जाएगा उसका। उसकी जो उठ बैठ है ऐसे लोगों में होगी जैसे जो बड़े बड़ी कास्ट के लोग हैं। तो इससे क्या होगा? उसका संस्कृतिकरण होगा। तो क्या होगा? वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा। तो इसको संस्कृतिकरण कहा है श्रीनिवास ने। ठीक है, तो ये संस्कृतिकरण होते हैं, यानी किसी और की जाति को अपना लेना संस्कृतिकरण है। अब जैसे कि बहुत सारे दलित लोग हैं, आप देखते हो कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लिया है, तो वो भी तो एक संस्कृतिकरण ही है, दूसरी संस्कृति को अपना लेना। तो इसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक शब्द और मिलेगा आपको संस्कृति के अलावा, एक है पाश्चात्यकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण हमने पढ़ लिया कि क्या होता है कि भाई किसी और की संस्कृति को या जाति को अपना लेना। ठीक है, उसके जैसा बनने की कोशिश करने को संस्कृतिकरण कहते हैं, या बन भी जाते हैं उसको हम संस्कृतिकरण कह देते हैं कि भाई ये संस्कृतिकरण हो गया है। जैसे कि हम बात नहीं करते कि शहर में जाके कि शहरी हो गया है, तो उसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं बेसिकली। लेकिन हम बात करते हैं पाश्चात्यकरण की। देखो, पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम की कंट्रीज़ हैं, यूरोप वगैरह जो कंट्री है, यूरोप एक पूरा द्वीप है, उसमें बहुत सारी कंट्री है। ठीक है, तो यानी यूरोप मतलब आप ये मत समझो कि कोई कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्री नहीं, वहाँ पे पूरा एक समूह है दो देशों का, बहुत सारे देश है वहाँ पे, जर्मन, इटालियन और पेरिस, न्यूयॉर्क, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ है, न्यूयॉर्क तो सब कहीं और है। तो ये पाश्चात्यकरण का मतलब होता है सिर्फ, देखो पश्चिम में जो संस्कृतिकरण है इसमें ये होता है कि दूसरे की संस्कृति को अपना लेना। लेकिन पाश्चात्यकरण में हम क्या करते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम जो जीवन शैली होती है उसको तो बदलते हैं, साथ साथ में जो हमारी विचारधाराएं होती है वो भी, उसको भी हम बदलाव करते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब कि हम यहाँ पे सवाल जवाब तर्कवादी, तर्क संगत हो जाते हैं। सब पाश्चात्यकरण में क्या होता है, इंसान जो है तर्कवादी हो जाते हैं। तर्कवादी मतलब क्वेश्चन पूछने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मानते, उसके पीछे तथ्य ढूंढते हैं कि क्यों है ऐसा। ठीक है, तथ्य मतलब फैक्ट होता है, एविडेंस मांगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये पश्चिमीकरण है, क्योंकि वहाँ पे पश्चिमीकरण में क्या होता है कि जो लोग हैं वहाँ के, जो यूरोप के लोग हैं, वो हमेशा किसी भी ऐसी ही बातों में विश्वास नहीं रखते। वो स्टेरियोटाइप लोग नहीं है इंडियन की तरह। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। किसी ने किसको कुछ बोल दिया, सब ने वही मान लिया कि हाँ ये छोटी जाति का है तो ये यही है। मनुस्मृति किसी ने पढ़ ली तो वो यही सोचता है कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो उनका काम है साफ सफाई करना, उनकी सेवा करना। तो ये क्या है, ये स्टेरियोटाइप सोच है और ये पश्चिमीकरण का हिस्सा नहीं हो सकती बिल्कुल भी, क्योंकि पश्चिमीकरण हमेशा तर्क पे बात करता है। उसके नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण क्या होता है। कहीं भी सवाल पूछ सकता है, आप आराम से बता दोगे कि ये होता क्या है। अब एक और है मैनकर। ठीक है, मैनकर जाति व्यवस्था को तमिलनाडु के अस्पृश्यों के बीच किए गए क्षेत्र कार्य के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर वाले तरीके से विश्लेषित करती है। उसका कहना है कि जाति व्यवस्था की प्रक्रियात्मक केवल उन्हीं जातियों के लिए है जिनके पास विशेष अधिकार है। दूसरी ओर जाति अनुक्रम के सबसे निचले सोपान पर स्थित जाति आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार होती है। वह बताती है कि अनुक्रम के सबसे निचले सोपान पर स्थित जातियां कभी मुखर रूप से तो कभी दबी आवाज़ से विरोध कर चुकी हैं। कहने का मतलब ये प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो छोटी जातियाँ होती हैं वो अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को जताने के लिए कोशिश करती है कि भाई आंदोलन किए जाए, लोगों को बताया जाए कि हम भी इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं और हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। लेकिन जो बड़ी जाति के लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं और इनकी जो आवाज़ है वो दबा देते हैं। तो ये इन्होंने बताया है, ये एक महिला है मैनकर। ठीक है, उसके अलावा आगरा के जाटवो मतलब जो चमार होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, जाटव मतलब वो जाट नहीं होते, जाटव मतलब जाटव अलग। ठीक है, यानी कि जो दलित है उसमें जो एक कैटेगरी है उनको बोलते जाटव। जाटवों पर किए गए अध्ययन में 1974 लिंच ने एक तथ्य को उजागर किया है। जाटव जो कभी संस्कृतिकरण चाहते थे, उन्होंने गतिशीलता के अन्य मार्ग मिलने के बाद संस्कृतिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। उसका कहना है कि ये मार्ग संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया से और जाटवों के राजनीतिक सहयोग की संभावना से प्राप्त हुआ है। देखो पहले ना बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनती थी इन लोगों पे, जाटवों पे। ये जाटव एक नाम नहीं है, एक ब्रांड बन गया है आज, क्योंकि ये पहले इनको चमार बोलते थे। ठीक है, तो सम्मान देने के लिए एक अन्य वर्ग, एक अन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसको हम जाटव कहते हैं। जैसे कि वाल्मीकि होते हैं ना दलित के अंदर, वैसे ही जाटवों को सम्मान देने के लिए नाम इनको ये जाटव दिया गया। और इन्होंने काम भी किया सम्मान करवाने वाला, कि इतनी जो है इनकी जो आलोचना की जाती थी और शोषण होता था इन लोगों के साथ, दलितों के साथ, उसके बाद भी इन्होंने जो है अपने आप पे काम किया, स्टडी की, पढ़ाई की, अच्छे अच्छे पदों पे गए, है ना। और बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके अलावा अपनी खुद की राजनीतिक पार्टियां बनाई, जैसे कि बीएसपी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी है जाटवों की। तो बीएसपी बनाई, दलितों की पार्टियां हैं। इससे इनका जो प्रतिनिधित्व था अपने लोगों के लिए और बढ़ गया। ठीक है, और ये पावर में निकल के आई सामने। ये इनका एक इसके मन के बारे में बता रहे हैं कि ये इनका अलग, जाटवों का एक अलग जो नगरी होती है उनमें जो इनकी पावर होती है वो अलग होती है। ठीक है, एक अन्य मामलों में संस्कृतिकरण के संरचनाओं पर चर्चा करते हुए सिंह अब तक अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों द्वारा परंपरागत जाति अनुक्रम को अस्वीकार करने के संबंध में एक और तथ्य बताते हैं। उसके शब्दों में संस्कृतिकरण की तीसरी संरचना समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में संस्कृतिकरण द्विज जातियों की श्रेष्ठता को अस्वीकृत करने के साथ किसी जाति में म्यूरिटनावाद और परंपरागतता में वृद्धि कर द्वारा होता है।
उत्तर प्रदेश के कुछ जातियों ने ब्राह्मणों तक से पानी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे उन्हें खुद से कम शुद्ध मानते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी देखो कुछ अलग तरीके की आपको देखने को मिल रही है कि कुछ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अपने आप को ब्राह्मणों से भी ऊपर समझते हैं, है ना। जज्बात नहीं बदल गए यहाँ पे। पहले ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर होते थे, श्रेष्ठ कहे जाते थे मनुस्मृति के आधार पे, या ये खुद कहते थे अपने आप को। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यूपी में कि ब्राह्मणों से कुछ क्षेत्र, कुछ लोग जो है, कुछ जातियाँ जो है, ये इनसे पानी लेना पसंद नहीं कर रही, इनके हाथ का खाना पानी कुछ भी नहीं पी रही। तो ये आप देखते हो कि जो कर्मा है इस बैग वापस लौट के ज़रूर आता है। जो पहले ये लोग करते थे किसी के साथ में, इनके साथ फिर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है, आज जो है ना जाति इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, आज रखता है पैसा। जिसके पास पैसा है ना वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है आज के ज़माने में। उसके सामने चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो, वो बोलने से कतराता है, ठीक है। ताकत, पेशा और पैसा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शुद्धि नियम, इसमें क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था वैसे शुद्धि नियम के बारे में कि भाई शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। वैसे एक और बार पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ और क्या पता खास दिया हो। कह रहा अशुद्ध नियमों का पालन गाँव के अपेक्षा शहरों में कम किया जाता है। वास्तव में शहरी जीवन के कुछ क्षेत्रों में शुद्धि का प्रयोग ही समाप्त हो गया है। लोग खुलकर फैक्ट्रियों और स्कूलों में मिलते जुलते हैं और कुछ कम लोग ट्रेन और बसों में साथी यात्रियों की जाति की परवाह करते हैं। कहने का मतलब कि जो शहर है ना, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि भाई हम शहरों के बारे में बात करेंगे कि शहरों में कैसा व्यवहार होता है। अब देखो कोई भी सिटी है, वहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, एजुकेशन लेने आते हैं या काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। वहाँ पे शहरों में वो अपनी जाति छोड़ के आते हैं, ठीक है। शहरों में जाति इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर वो काम करता है, ध्यान देता है अपनी चीज़ों पे, जो करने आया है वो करता है। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतना रश होता है, जैसे कि बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, तो इन जगहों पे जो भीड़ें हैं ना वो भर भर के जाती हैं, ठीक है। उसमें हर कैटेगरी का व्यक्ति आपको मिलेगा, ऊंचे से नीची जाति तक का व्यक्ति आपको मिलता है, और आप जो है चाहे या अनचाहे उससे टकराते हैं, जो है उसके आसपास में आप रहते हैं, तो ये आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये बता रहा है शहरों में कि यहाँ पे ना जाति का जो अस्तित्व होता है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, बहुत ही मतलब कम जो है ऐसा होता है कि व्यवहार गलत तरीके से किया गया हो, क्योंकि कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से जान पहचान नहीं होती। गाँव में तो सब एक दूसरे जानते हैं, है ना, वहाँ पे परिचित होते हैं कि भाई ये फलाने का लड़का है, यानी कि ये भी अछूत है। तो ये व्यवस्था गांव में चलती है, आज तक भी है। कुछ गांव में तो मैं आज भी देखता हूँ, वहाँ पे सेम टू सेम चीज़ें जो है पहले चली हुई आ रही है, वो आज भी वैसी की वैसी है। सुधरने वाला कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र आधारित अध्ययन, इसको देखते हैं। अब विशिष्ट क्षेत्र आधारित अध्ययन होते हैं जो लोगों के जीवन में जाति व्यवस्था की कार्यशैली को उजागर करते हैं। अब हम विशिष्ट उदाहरणों के साथ क्षेत्रपरक दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अलीगढ़ का किशनगढ़ी गांव, ये एक अलीगढ़ में गांव है किशनगढ़ी, वहाँ का आपको एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ पे जो अलीगढ़ का एक एग्जाम्पल दे रहा है, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि वास्तव में कह रहा है खान पान व्यवसाय प्रतिबंधों की किसी जाति के स्थान निर्धारण में कोई भूमिका नहीं थी। तो ये गाँव है, इसका एग्जांपल दे के बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ना खान पान जो है या व्यवसाय है, उससे किसी भी व्यक्ति की जाति निर्धारित नहीं होती थी, ठीक है। अलीगढ़ का एक गांव है, वहाँ का रिसर्च की होगी उस पर, तो वहाँ से ये पता चला है ऐसे भी होता है, ठीक है। यानी कि खान पान से भी चीज़ें नहीं होती है, या जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उससे उसकी जाति डिसाइड नहीं होगी। उसके बाद अन्य विद्वानों के अनुसार स्वच्छ और शुद्ध व्यवसाय वाली जातियों को ज़्यादातर कम शुद्ध और अधिक अशुद्ध व्यवसाय वाली जातियों से नीचे रखा जाता था। श्रीनिवास द्वारा किए मैसूर के किसी गांव के अध्ययन में उदाहरण के लिए समीश निरामीश दोनों जातियां तथा स्वच्छ और गंदी दोनों व्यवसाय करने वाली जातियां थी। समीश और निरामीश, ठीक है, ये शब्द आप याद रखना, समीश और निरामीश शब्द है एक।
उसके बाद जैसे मैरियट को अपने गांव अध्ययन में पता चला या पता लगा कि खान पान और व्यवसाय के समान गुणों वाली जातियों के भी भिन्न स्थान हैं, उसी प्रकार F.G. बेली ने उड़ीसा के बीसीपरा गांव के अपने अध्ययन में दर्शाया कि किस प्रकार गांव में बहुत सी जातियां हैं जिनमें प्रत्येक निरामिष भोजी है, और फिर गांव अपने उनका स्थान भिन्न बताती है। उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उड़ीसा के एक बीसापीरा गांव में की जाति है एक, ठीक है, वहाँ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कह रहा है कि जाति के बीच संबंध केवल प्रथाओं पर आधारित होते हैं। यहाँ केवल शक्ति से मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ प्रधान जाति से अधनिष्ठ होती हैं। कहने का मतलब कि पैसा, शक्ति, ठीक है, जिसके पास ये दोनों हैं वो जाति में ऊपर है। यहाँ पे इस तरीके से जातियाँ जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं उड़ीसा के गाँव में। आपको ये समझना है कि कौन कौन से क्षेत्र में जाति का जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है। मैंने आपको पीछे बताया अभी, जैसे अलीगढ़ है, वहाँ का एग्जांपल दिया था मैंने, इसमें छोटा सा गांव में एक, तो उसका एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि वहाँ पे जाति जो है वो खान पान से डिसाइड नहीं होती है, वहाँ का जो तरीका है वो अलग होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जाति जो है वो पैसों से डिसाइड होती है कि जिसके पास कितना पैसा है उसकी जाति ऊपर होगी, जिसके पास नहीं है वो निम्न जाति का है। अब ये थोड़ी ना है कि कोई भी बड़ी जाति का व्यक्ति है भीख मांग रहा है तो वो बड़ी जाति का व्यक्ति रहेगा, इसके अंदर ये ऐसा भी है। किसी स्थान पर रहने वाली जातियां साथ मिलकर विवाह द्वारा अपने संबंधों को अधिक सुदृढ़ कर सकती है, ये भी होता है। जैसे कि कुछ जगह होती है, कहीं कहीं पे क्षेत्र ऐसे होते हैं कि लोग हैं आपस में अपनी लड़कियां ब्याह देते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, क्यों? ताकि उनकी जाति जो है वो घुल मिल जाए किसी और की जाति में, ठीक है। ये होता है कहीं कहीं पे, भाई किसी बड़ी जाति के व्यक्ति के साथ शादी कर दी अपनी लड़की की या लड़के की, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो एक जाति है वो जो निम्न जाति है वो कम हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, हराश हो जाती है। तो ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। और ये आधुनिक परिवर्तन पे क्या है, डॉक्टर बेली का अध्ययन है ये, ठीक है, कास्ट एंड दी इकोनॉमिक फ्रंटियर अंग्रेजी शासन के दौरान आए परिवर्तनों का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उड़ीसा के खोड़मंडो में एक गांव बीसी पारा में दो गैर भूमिहार जातियों ने इसलिए पैसा बनाया क्योंकि पक्के चमड़े और शराब के लाभप्रद व्यापार में उनका एक अधिकार हो गया था। उच्च जातियों के उस जातियों के लिए शराब का व्यापार अशुद्धिकारक था। दोनों जातियों में से एक जाति अपनी प्रथाओं और जीवन शैली के सांस्कृतिकरण के कारण अनुक्रम में ऊपर उठ गई थी। दूसरी जाति ने पाया कि अस्पृश्यता उनकी गतिशीलता में बाधा बन गई है। तो यहाँ पे देखो ये भी एक चीज़ होता है, शराब का व्यापार करना उच्च जातियों के लिए निषेध एक तरीके से है, इनके लिए नहीं बना है, और निम्न जाति का व्यक्ति वो काम कर सकता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, बीसा पारा गाँव करके जगह है, पता नहीं कहाँ पर है, पर हमें एग्जाम्पल याद रखने की है। पीसापारा नाम का गांव था, वहाँ पे ये भी होता है कि भाई जातियों में जो नियम है वो भी कभी कभी उन पर भारी पड़ जाते हैं कि भाई एक व्यक्ति तो कोई काम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि शराब जो है एक अछूत या गंदे कामों में आता है, इसलिए ये गंदा व्यक्ति या जो अछूत व्यक्ति है वो ये काम को कर सकता है। तो ये ऐसी विचारधारा ये यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के रामखेड़ी गांव में जाति के बारे में बता रहा है कि सहभोजी संबंध पर कड़ा प्रतिबंध था, इसलिए कभी कभी कुछ नम्यता संभव थी। सहभोजी संबंधों के अनुक्रम को समझने के लिए मायर ने निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया: क्रिया का प्रकार, खान पान, ठीक है, भोजन का प्रकार, पक्का खाना, कच्चा खाना, भोजन का स्थान। तो ये भी जो है सहभोजन यानी कि साथ में बैठ के भोजन का जो संबंध होता है, जो बातचीत करके हम खाना वाना खाते हैं किसी और जाति के व्यक्ति के साथ, तो वो भी प्रतिबंध था वहाँ पे, ठीक है। और देने का जो किसी को खाना दे रहे हो आप, तो उसका भी तरीका होगा। जो कच्चा खाना लेगा वो जो व्यक्ति है वो अशुद्ध है, और जो पका हुआ खाना देगा जिसको, वो शुद्ध व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पका हुआ खाना हम देते हैं, और मांस जो है खाना, ये भी जो है अशुद्धता की निशानी है। कहीं कहीं पे ये ब्राह्मण भी मांस खाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। छोटे मोटे से एग्जाम्पल है, ये हमें याद रखने हैं। बाकी जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है हंसते बोलते हुए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक ठाक लगी होगी। तो थोड़ा बहुत
मुझे हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।